आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर, मैं हूं अजय कुमार। आप न्यूज नेशन की खबरों से अपनी घड़ी मिला सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए वक्त की कीमत जानते हैं, इसलिए हम खबर शुरू करते हैं वक्त पर। हमसे खबर और हमसे घड़ी दोनों मिलाते रहिए। आज की बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर एनडीए ने वेंकैया नायडू को सामने रखा है। वेंकैया नायडू को सामने रखने के साथ ही एनडीए ने एक तरह से स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर अंकगणित का आधार देखें तो अंकगणित पूरे तरीके से एनडीए के साथ है। तकरीबन 40 राजनीतिक दल जब राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए का समर्थन कर रहे हैं, तो तकरीबन 35 राजनीतिक दल उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए का समर्थन करते दिखेंगे। और वेंकैया नायडू एक ऐसा नाम है जिस पर कम से कम विपक्षी पार्टियां बहुत ज्यादा आक्षेप नहीं लगा सकती। जिसकी उम्मीद थी हुआ भी वही। बीजेपी के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। वैसे तो उपराष्ट्रपति पद के लिए कई नाम रेस में थे, लेकिन आखिरकार वेंकैया नायडू के नाम पर मुहर लगाई गई। बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से वेंकैया के नाम को मंजूरी दी गई। देश में जो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने जा रहा है, उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्य और एनडीए के सभी साथियों से चर्चा करने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड ये निर्णय पर पहुंचा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री एम वेंकैया नायडू जी एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी हैं। मौजूदा सियासी अंकगणित को देखते हुए बीजेपी को उम्मीद है कि वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने में कोई खास दिक्कत नहीं होगी। राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग खत्म होते ही बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी मौजूद थे। करीब 1 घंटे के मंथन के बाद वेंकैया सबकी पसंद बनकर उभरे। मैं इतना जानता हूं कि वेंकैया नायडू जी अक्रॉस द पार्टी लाइन देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है और सबसे अनुभवी नेताओं में से एक है। इसलिए पूरे एनडीए के दलों ने और भारतीय जनता पार्टी ने उनके नाम को चयनित किया है। वेंकैया की छवि साफ सुथरी वाली रही है। वो बेबाक नेता के तौर पर जाने जाते हैं। अभी वेंकैया मोदी सरकार में शहरी विकास मंत्री भी हैं, साथ ही वो संघ की भी पसंद माने जाते हैं। वो बहुत अच्छा चयन हुआ है और हमें पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में राज्यसभा सही ढंग से अपने जिम्मेवारी को निर्वाह करेगी और उनके अध्यक्षता में बहुत ही अच्छे फैसले भी होंगे। लगभग आज 40 वर्षों से वो समाज सेवा में, देश सेवा में, पहले विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, संघ के कर्मठ स्वयंसेवक, किसान का बेटा इस देश का उपराष्ट्रपति बन सकता है। यूपीए ने गोपाल कृष्ण गांधी को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाकर एक बड़ा दांव खेला था। तभी से इस बात पर सबकी नजरें टिकी थी कि एनडीए मुकाबले में किसे उतारता है। अब वेंकैया के नाम के ऐलान ने इस लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। अगर आपने गौर किया हो तो पिछले 3 साल में वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबियों में से माने जाते रहे हैं। हमेशा हर बचाव करते उनके दिखाई देते हैं। राज्यसभा में उनका तजर्बा जबरदस्त रहा है। 4 बार राज्यसभा से सांसद रह चुके हैं वेंकैया नायडू। 2 बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के पद पर आसीन रह चुके हैं। आंध्र प्रदेश की राजनीति में उनका दखल काफी अच्छा माना जाता रहा और भारतीय जनता पार्टी का परचम वहां लहराते रहे हैं वेंकैया नायडू। और इसके साथ साथ न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि लालकृष्ण आडवाणी और वरिष्ठ नेताओं से भी उनके संबंध काफी अच्छे माने जाते रहे हैं। और ऐसे में यह माना जाता है कि राज्यसभा को संचालित करना वेंकैया नायडू के लिए आसान होगा, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल वेंकैया नायडू के कद को देखते हुए उनके मानना कभी नहीं कर पाएंगे। जहां एक तरफ वेंकैया नायडू को उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तुत कर भारतीय जनता पार्टी ने लगभग विपक्ष को चुप करा दिया है, वहीं पर शिवसेना ने उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर गांधी के बारे में बातें कहकर इस पूरे चुनाव को एक अलग ही जायका देने की कोशिश की। जाहिर सी बात है, इससे चुनाव पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या शिवसेना को इस सोच को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि आज की राजनीति में सब कुछ जायज है। ऐसे व्यक्ति कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाई है जिसने याकूब मेमन की फांसी रोकने के लिए कोशिश की थी। उपराष्ट्रपति का चुनाव है। गोपाल कृष्ण गांधी विपक्ष के उम्मीदवार हैं, लेकिन एनडीए की सहयोगी शिवसेना ने जिस अंदाज में उनकी उम्मीदवारी पर सवाल उठाए हैं वो हैरान करने वाले हैं।
सबसे पहले आपको शिवसेना के नेता संजय राउत का पूरा बयान सुनवाते हैं। ऐसी व्यक्ति कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाई है जिसने याकूब मेमन की फांसी रोकने के लिए कोशिश की थी। ऐसे व्यक्ति जिसने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा था पाकिस्तान से हाथ मिलाकर, ऐसे व्यक्ति का समर्थन करना ये हमारे शहीदों का, जो निरपराध लोग ब्लास्ट में मारे गए, उनके अपराधी है ये गोपाल गांधी। ऐसे व्यक्ति को आप उम्मीदवार बनाते हो, मुझे लगता है उससे बड़ा देशद्रोह नहीं हो सकता। शिवसेना के आरोपों में कितना दम है, जरा इस बात को भी समझ लीजिए। गोपाल कृष्ण गांधी ने मुंबई बम धमाकों के गुनहगार याकूब मेनन की फांसी का विरोध किया था। उन्होंने याकूब की फांसी को रुकवाने के लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी भी लिखी थी। लेकिन गोपाल कृष्ण गांधी ने सिर्फ याकूब मेमन की फांसी का विरोध किया हो, ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि वो सैद्धांतिक तौर पर कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड के खिलाफ हैं और उन्होंने सजाए मौत को खत्म करने के लिए आंदोलन चलाया है। लेकिन शिवसेना ने जो विवाद छेड़ा है उस पर सियासी बहस तेज हो गई है। जहाँ तक प्रश्न है गोपाल कृष्ण गांधी जी का, उनके व्यक्तित्व के बारे में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। वो गांधीवादी हैं, हिंसा के खिलाफ हैं। जो व्यक्ति हिंसा के खिलाफ है वो सजाए मौत के भी खिलाफ होता है, चाहे कोई भी हो। उसको गलत ढंग से पेश करना शर्म की बात है। जो सवाल शिवसेना ने उठाया है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसको फांसी की सजा दी हो, आज उसको फांसी न हो, उसके पैरवी करने वाले को कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पे नामांकित किया है या प्रस्तावित किया है। तो पहले इस सवाल का जवाब देना होगा। गोपाल कृष्ण गांधी की भविष्य क्या चुनाव में होगा, वो तो आज रामनाथ कोविंद में जिस तरह से 27 पार्टियों का समर्थन था नॉमिनेशन के दिन, आज 40 पार्टियों का समर्थन हो गया, तो वही होगा। राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब बारी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर है और यूपीए की तरफ से गोपाल कृष्ण गांधी जैसे साफ सुथरे नेता को उतारकर मास्टर स्ट्रोक चलने की कोशिश की गई है और इसी को देखते हुए शिवसेना ने सियासी शतरंज की बाजी पलटने की कोशिश की है। लेकिन एनडीए का दांव कितना कारगर साबित हो पाता है, इस बात का पता 5 अगस्त को चलेगा, जिस दिन संसद में उपराष्ट्रपति पद के नतीजे आएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव के। हालांकि इसे आप महज खानापूर्ति कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि रामनाथ कोविंद ही दरअसल देश के राष्ट्रपति होंगे, क्योंकि जो अंक गणित है वो पूरे तरीके से एनडीए के पक्ष में जाता दिखाई देता है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की हुक दरअसल इस बात पर टिकी है कि जीत का मार्जिन कितना बड़ा है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आज कांग्रेस क्या अपने साथी दलों को अपने साथ रख पा रही है या कांग्रेस आज एक इकलौती पार्टी है जो विपक्ष के तौर पर खड़ी दिखाई देगी। क्योंकि अगर जीत का मार्जिन कहीं ज्यादा बड़ा होता है कांग्रेस के नजरिए से, तो ऐसे में कांग्रेस को यह बात दीगर होगी कि अगर वो राष्ट्रपति के चुनाव में बाकी दलों को अपने साथ नहीं ला पा रहे, तो भविष्य में भी बीजेपी और एनडीए के खिलाफ मोर्चा खड़ा कर पाना कांग्रेस के बस के बाहर की बात होगी। 100%, 110%, 100% जीत है। दूसरे लोगों ने बौखलाहट में कैंडिडेट खड़ा किया है। ये सब केवल हवा की बात है। सारे लोग एक साथ यूपीए के साथ हैं। अभी के नंबरों पे जाएं तो लगता है कि एनडीए को जो है इस इलेक्शन में एडवांटेज है। रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बनेंगे, ये निश्चित हुआ है। तय है कि रामनाथ कोविंद को जीतना भी है, तो फिर आम सहमति से हो जाता। रायसीना के रण में बीजेपी के राम की जीत तय है, बस मुहर लगनी बाकी है। देश के अगले राष्ट्रपति को चुनने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, बीएसपी अध्यक्ष मायावती के अलावा एनडीए, यूपीए समेत सभी दलों के सांसद विधायकों ने वोट डाला। आंकड़ों के लिहाज से रामनाथ कोविंद की जीत पक्की मानी जा रही है, हालांकि कांग्रेस इसे विचारों की लड़ाई बता रही है। When there is a clash of ideologies, I think our candidate is the best. आंकड़ों का अंकगणित रामनाथ कोविंद के पक्ष में दिख रहा है, इसलिए बीजेपी को जीत का भरोसा है। तो दूसरी ओर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का मानना है कि राष्ट्रपति दलित होगा, इसलिए ये बीएसपी के विचारों की जीत है। एनडीए के प्रत्याशी श्री रामनाथ कोविंद जी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उत्तर प्रदेश का ये सौभाग्य है कि पहली बार उत्तर प्रदेश को राष्ट्रपति देने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जब भी चुनाव होता है तो एक की जीत होती है, एक की हार होती है। जीत हार एक अलग चीज है, लेकिन अच्छी बात यह है कि
दोनों में से कोई भी जीते, लेकिन खुशी की बात यह है कि शुल्क कास्ट का आदमी तो देश का राष्ट्रपति बनेगा। मैं समझती हूँ कि ये हमारी मूवमेंट के लिए, पार्टी के लिए ये बहुत अच्छी बात है। दावा है कि रामनाथ कोविंद को एनडीए के 16 और विपक्ष की 6 पार्टियों ने वोट दिया है और उन्हें करीब 63% वोट मिलना तय माना जा रहा है। तो दूसरी ओर मीरा कुमार को 34% वोट मिलने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि टीएमसी और समाजवादी पार्टी की ओर से क्रॉस वोटिंग भी हुई है। ऐसे में राष्ट्रपति के पद पर पहली बार बीजेपी का कोई नेता आसीन होना करीब करीब तय है। लेकिन जानकारों की माने तो ये लड़ाई सिर्फ रायसीना की नहीं, बीजेपी रामनाथ कोविंद के लिए करीब 70% वोट चाहती है ताकि जीत ऐतिहासिक बन सके। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद में भारी गहमागहमी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रही। हालांकि बहुमत का अंकगणित एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के पक्ष में साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्रॉस वोटिंग ने न सिर्फ इस चुनाव को दिलचस्प बना दिया, बल्कि देश में नए राजनीतिक ध्रुवीकरण के भी साफ संकेत दिखाई देने लगे हैं। दुलेश जयराम के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। राष्ट्रपति के चुनाव के साथ साथ एक और बात पूरी तरीके से पुख्ता हो गई और वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्त के कितने पाबंद हैं। वोटिंग 10 बजे सुबह शुरू होनी थी, लेकिन प्रधानमंत्री अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए तकरीबन 5 से 7 मिनट पहले पहुंच गए। पोलिंग अधिकारी हैरान थे कि आखिरकार प्रधानमंत्री समय से कैसे पहले पहुंच गए। यह अपने आप में प्रदर्शित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काम के लिए कितने संजीदा हैं। पीएम मोदी वक्त के कितने बड़े पाबंद हैं, ये बात एक बार फिर तब देखने को मिली जब पीएम मोदी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट देने संसद भवन पहुंचे। सुबह 10 बजे से राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होनी थी और 10 बजने में अभी चंद मिनटों का वक्त बचा था, लेकिन पीएम मोदी वोटिंग शुरू होने के चंद मिनट पहले ही पोलिंग बूथ पर पहुंच गए। ये देखकर एक बार की तो चुनाव अधिकारी भी हैरान रह गए। पोलिंग अधिकारियों ने पीएम मोदी को ध्यान दिलाया कि अभी वोटिंग शुरू होने में कुछ मिनट बाकी है, तो पीएम मोदी ने पोलिंग ऑफिसर्स के मन को भांपकर माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश की और कहा कि मैं स्कूल भी वक्त से पहले ही पहुंच जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निर्धारित समय से ठीक 5 मिनट पहले संसद भवन के कमरा नंबर 62 के पास पहुंच गए, जहां राष्ट्रपति पद के लिए मतदान की प्रक्रिया हो रही थी। प्रधानमंत्री को वहां पहुंचते देखकर चुनाव आयोग के जो अधिकारी थे वो असमंजस की स्थिति में आ गए कि अब प्रधानमंत्री को यहां पर वेट करना पड़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी आदत है कि वो समय से पहले ही हर जगह पहुंचते हैं, लेकिन आप लोग यहां पर जो प्रक्रिया है वो नियम के तहत ही कीजिए, यानी 10 बजे ही मैं अपने मताधिकार का प्रयोग करूंगा, तब तक मैं यहां पर वेट कर लेता हूं। बाद में पीएम मोदी ने तय समय पर ही वोट डाला, लेकिन यहां मौजूद लोग वक्त के पाबंद पीएम मोदी को देखकर हैरान रह गए। दिल्ली से रविकांत राय के साथ टीम न्यूज नेशन। रही बात करते हैं हिंदुस्तान और चीन के बीच तनाव की, जो कि डोकला में इस वक्त साफ दिख रहा है, लेकिन चीन ने हिंदुस्तान को धमकी देने के अंदाज में तिब्बत में युद्ध अभ्यास किया है। पूरे 11 घंटे तक लाइव फायर वहां पर होता रहा और इसका वीडियो एक्सरसाइज भी अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। स्पष्ट है कि चीन भारत को यह संकेत दे रहा है कि अगर भारत ने अपने सैनिकों को पीछे नहीं किया तो कुछ भी चीन कर सकता है। तनाव के बीच अपनी ताकत दिखा रहा है चीन। तिब्बत में चीन की सेना के युद्धाभ्यास के मायने क्या है? 11 घंटे के लाइव फायर एक्सरसाइज का क्या मतलब है? तिब्बत में चीन की सेना की लाइव ड्रिल, ज्वाइंट अटैक की प्रैक्टिस, मौके पर तेजी से पहुंचने का अभ्यास, एंटी टैंक ग्रेनेड्स और मिसाइलों का इस्तेमाल, विमानों की पहचान करते रडार यूनिट्स और एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी के जरिए टारगेट पर निशाना। पूरे 11 घंटे तक लाइव फायर एक्सरसाइज। चीन की युद्ध की तैयारी की ये ताज़ा तस्वीरें हैं। जो माहौल है उसमें इस तरह के अभ्यास के क्या संकेत हो सकते हैं? चीन इस एक्सरसाइज के जरिए क्या जताना चाह रहा है? जो माहौल है उसमें इस तरह के अभ्यास के क्या संकेत हो सकते हैं? मेरे हिसाब से ये एक खतरे की घंटी माना जा सकता है, क्योंकि हम चाइना के ऊपर कभी हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। बताया जा रहा है कि पीएलए की तिब्बत मिलिट्री ब्रिगेड ने इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। ये चीन की 2 अहम माउंटेन ब्रिगेड में से एक है। सिक्किम सेक्टर के डोकलाम में 31 दिनों से
भारत और चीन की सैनिक टुकड़ी आमने सामने है और तिब्बत में चीन की सेना की बड़ी मिलिट्री ड्रिल सामने आई है। चीन के सरकारी चैनल ने इस ड्रिल की जानकारी दी। हालांकि इस ड्रिल की वास्तविक तारीख की जानकारी नहीं दी गई है। चीन के अड़ियल रवैये की वजह से सिक्किम के डोकलाम में तनाव बरकरार है। 100 मीटर की दूरी पर आमने सामने है भारत और चीन की सेना। चीन की तरफ से लगातार आक्रामक बयान आ रहे हैं, जिससे तनाव बढ़ रहा है और अब एक्सरसाइज की ये तस्वीरें सामने आई है। एक्सरसाइज में हिस्सा लेने वाले तिब्बत कमांड के बारे में बताया जाता है कि वो LAC समेत माउंटेन्स तिब्बत रीजन को जोड़ने वाले कई इलाकों में तैनात है। चीन की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बत कमांड की ये ब्रिगेड लंबे वक्त तक ब्रह्मपुत्र नदी के पास मध्य और निचले क्षेत्र में तैनात रही है। इससे पहले भी चीनी सेना ने हाल ही में 5100 मीटर की ऊंचाई पर तिब्बत में मिलिट्री एक्सरसाइज की थी और अब एक बार फिर तिब्बत में ही 11 घंटे की लाइव फायर एक्सरसाइज हुई है। टीम न्यूज़ नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि चीन दरअसल हिंदुस्तान को घुड़की दे रहा है, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कैसे दोनों देशों के बीच संबंध लगातार खराब होते चले जा रहे हैं। 6 जून से सिक्किम के पास डोकाला का विवाद जारी है, जिसमें चीन का यह मानना है कि हिंदुस्तान को बर्मा से भूटान से अपने सैनिकों को वापस बुला लेना चाहिए। डोकाला में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं और ऐसे में हिंदुस्तान का यह मानना है कि अगर चीन ने डोकाला में अपनी सड़क बना ली, जिसके लिए चीन लगातार ये कोशिश कर रहा है, तो उससे हिंदुस्तान को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। इसके साथ साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि दोनों देशों ने तकरीबन हजार सैनिकों को डोकाला के आसपास लगा रखा है। चीन का ये मानना है कि डोकालाम, जिसे वो अपने टेरिटरी का हिस्सा मानता है, वहाँ पर वो अपने हिसाब से सड़क बना सकता है, जो कि भूटान के साथ उसका विवाद है, लेकिन भूटान इसे मानता नहीं है और भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी चूंकि हिंदुस्तान के कंधों पर है, इसलिए ये तनाव लगातार बढ़ रहा है। और आइए अब बात करते हैं पाकिस्तान से किस तरह से लगातार गोलाबारी की वजह से हमें अपने एक शहीद सैनिक को खोना पड़ा। राजौरी सेक्टर में लगातार सीज फायर का वायलेशन हो रहा है। एक जवान की शहादत हो चुकी है, जबकि 2 और लोगों की मृत्यु हुई है और एक छोटी बच्ची भी उसमें आज हताहत हुई है। 2 लोग जख्मी भी हुए हैं। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन हो रहा है, ये उल्लंघन हो रहा है, ये प्रदर्शित करता है कि पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है जिससे जम्मू कश्मीर और उसके आसपास के इलाकों में आतंकवाद को बढ़त दी जा सके। सरहद पर पाकिस्तान ने बंदूकों और तोपों का मुंह हिंदुस्तान की तरफ खोल रखा है। वो बार बार भारतीय फौजियों को टारगेट कर गोले बरसा रहा है। जम्मू कश्मीर की बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी है। वो एक तरफ आतंकियों की घुसपैठ करवा रहा है, तो दूसरी तरफ सरहद पर रहने वाले आम इंसानों की जान का दुश्मन बना हुआ है। ताजा मामला राजौरी और पुंछ सेक्टर का है, जहां पाकिस्तान की सेना ने फिर सीज फायर उल्लंघन किया है। राजौरी के मांजाकोट सेक्टर में पाक आर्मी ने सुबह 7:30 बजे के करीब फायरिंग शुरू की और काफी देर तक फायरिंग होती रही। पाक की तरफ से मोर्टार भी दागे गए। इस हमले में भारतीय जवान मुदस्सर अहमद शहीद हो गए, जबकि 2 सिविलियन जख्मी हैं। शरा सेक्टर में ऑलरेडी हमारे पास सीज फायर वायलेशन की वजह से 3500 लोग कैंप्स में थे और आज सुबह मंजाकोट सेक्टर में भी हैवी शेलिंग रिपोर्ट की गई है, जिसमें अभी तक 2 लोग जो सिविलियन हैं इंजर्ड, काफ़ी सीरियस कंडीशन में उनको शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल में। आर्मी के भी लॉसेस की खबर है। शहीद जवान दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि आतंकी बुरहान वानी भी इसी इलाके का रहने वाला था, लेकिन यहाँ वतन पर कुर्बान होने वालों की भी कमी नहीं है। बचपन से हम एक साथ पढ़े लिखे हैं और ये फौज में 15-16 साल दे चुके हैं। तो इस बार छुट्टी में आए थे, कुछ 5-6 दिन पहले 1 महीने के लिए छुट्टी पे आए थे। तो छुट्टी में इसने बहुत सा टाइम मेरे साथ गुजारा और इस बार वो कंफर्म करके गए थे कि इस बार मैं एप्लीकेशन दे के रहूँगा और मैं पेंशन आ जाऊँगा, क्योंकि बहुत टाइम वो दे दिया मैंने फौज में। अब LOC पर पाकिस्तानी फौज फन उठा रही है। पाकिस्तान की हर गोली का भारतीय फौज भी कड़ा जवाब दे रही है। ऐसी बौखलाहट के कारण पाकिस्तान बार बार सरहद पर रहने वाले आम इंसानों को टारगेट कर रहा है। पाकिस्तानी सेना ने पुंछ के बालाकोट में भी फायरिंग की। इस हमले में 9 साल की बच्ची समेत 2 लोगों की जान चली गई। पिछले 2 महीने के दरमियान पाकिस्तान ने 30 से ज्यादा बार सीज फायर तोड़ा है। जून महीने में पाक की बैट टीम ने भारतीय फौजियों पर भी हमला किया था और जुलाई महीने में पाक की गोलाबारी में अब तक 4 जवान शहीद हो चुके हैं। श्रीनगर से इद्रिस लोन के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
ऐसा लगता है जैसे कि सीज फायर का उल्लंघन करना पाकिस्तान की अब आदत सी बन चुकी है। राजौरी के भिम्बर सेक्टर में जबरदस्त फायरिंग हुई है। जून के महीने में पाकिस्तान ने 23 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है और पिछले 5 दिनों में 4 भारतीय जवान पाकिस्तान की गोलाबारी और फायरिंग की वजह से शहीद हो चुके हैं। इस साल 9 जुलाई तक भारतीय फौज ने तकरीबन 30 लोगों को मौत के घाट उतारा है, जबकि सिर्फ 2017 में 40 भारतीय जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी है जम्मू कश्मीर में आतंकियों को मार गिराने की कोशिश करने में। साल 2017 में अब तक 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराने का दावा सुरक्षा बल कर रहे हैं और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से दबाव इस बात को लेकर है कि आतंकियों को किसी भी तरीके से न बख्शा जाए। और आइए आपको एक और महत्वपूर्ण खबर दिखाते हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर आज एक लश्कर का आतंकी पकड़ा गया जिसका नाम है सलीम खान। उत्तर प्रदेश एटीएस को इसकी तलाश 2008 से थी और ये आतंकियों की फंडिंग का काम किया करता था। मुंबई एयरपोर्ट पर ये बाहर भागने की कोशिश कर रहा था और उसे तब गिरफ्तार किया गया। इसके बारे में पहले से नोटिस जारी किया जा चुका था और उस वक्त इस आतंकियों को पकड़ा गया जब ये एयरपोर्ट से विदेश निकलने की कोशिश कर रहा था।